सबसे पहले हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। हाँ, एक यूनिट क्रॉस सेक्शन से जब हम करंट पास करेंगे ना पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं, I इज इक्वल्स टू Q बाय टी। ये फॉर्मूला था। इसकी SI यूनिट क्या थी, एम्पेयर। SI यूनिट क्या थी, एम्पेयर थी। करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैंने पूछ लिया 1 एम्पेयर चार्ज कितना है, तो 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया 1 एम्पेयर। और हमने देखा था चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स, मेटल के लिए चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं आयंस, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। और गैसेस में पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ये चार्ज कैरियर्स हैं। ओम्स लॉ देखा था हमने। ओम्स लॉ की डेफिनेशन तो लिख सकते हो ना, हाँ, लॉ तो लिख सकते हो ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ऐसे लिख देना। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो I इंटू R। R क्या है, R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, अब हम रेजिस्टेंस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। हाँ, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफर्ड फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज या फिर करंट या फिर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम। इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 ओम क्या होगा, 1 ohm is defined when 1 volt of potential difference is applied and 1 ampere of current is passing through a cross section. Factor affecting resistance, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। अब देखो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट हो गया लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो लेंथ इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। थर्ड हो गया रेजिस्टिविटी, यानी कि मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है एक तरह से। यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट देखिए, देखो रेजिस्टेंस की ओम है, इसकी मीटर स्क्वायर, तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ओम मीटर, तो यूनिट हो गया ओम मीटर। कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम का उल्टा, यानी कि ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं साइमन, ठीक है। ये कंडक्टेंस हो गया। कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, है ना, सिग्मा। तो सिग्मा रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, 1 अपॉन रो, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम मीटर, तो इसकी होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या फिर हम इसको लिख सकते हैं साइमन, ओम इनवर्स को साइमन लिख सकते हैं, साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं। अच्छा, ग्राफ देख रहे हैं हम, V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ का ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। V वर्सेस I का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और स्लोप क्या होगा, tan थीटा तो होगा, पर स्लोप क्या बताएगा, रेजिस्टेंस R को बताएगा, रेजिस्टेंस को। अगर मैंने इसका उल्टा ग्राफ कर दिया ना, I को इधर भेज दिया, ऐसा ग्राफ I और V, ठीक है, ऐसा ही बनेगा ग्राफ। तो पर स्लोप होगा, स्लोप इसका उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन R हो जाएगा स्लोप, ठीक है। ये था V वर्सेस I ग्राफ, ये है I वर्सेस V ग्राफ, ऐसे लिख देना। ये वाला ग्राफ कौन सा है, V वर्सेस I ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ है
I वर्सेस V ग्राफ, ठीक है। करंट डेंसिटी को J वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया, हाँ वेरी गुड। J वेक्टर इज इक्वल्स टू I अपॉन में A, इस A को उधर ले जाएंगे तो I इज इक्वल्स टू J कैप डॉट A, J वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट है तो इसको लिख सकते हैं J A कॉस थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने ये देखा था। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की तरफ होती है, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये मैंने कंडक्टर बनाया है, कंडक्टिंग वायर होती है ना, थोड़ी मोटी बनाई है ताकि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दे सकें। ये इसकी लेंथ होगी, ये इसका एरिया ऑफ कुछ क्रॉस सेक्शन होगा। इसको जब मैं बैटरी में कनेक्ट करूँगी तो क्या होगा, इसमें होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। थर्मल एनर्जी की वजह से आसपास एनवायरनमेंट से हीट मिलती है, उससे थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। जैसे ही हम इसमें बैटरी लगाते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लग जाते हैं। मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ बना देती हूँ पॉजिटिव, तो ये वाला टर्मिनल भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली मूव कर रहा था, जैसे ही मैंने बैटरी लगाई तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ थोड़ा सा ऐसे खिंच जाएगा, मतलब ड्रिफ्ट हो जाएगा। इसी की वजह से क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कोलिजन होता रहेगा और इसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, ठीक है। क्या कर रहा था इलेक्ट्रॉन, थर्मल मोशन कर रहा था। जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट हो गया और इसकी वजह से जो वेलोसिटी आई इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रही हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, साथ साथ लिख लेना, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स with which they are attracted, with which they are attracted towards the positive plate, with which they are attracted पॉजिटिव या फिर एंड्स ऑफ द टर्मिनल, towards the positive end ना, towards the positive end of the terminal, positive end of conductor। अब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना कंडक्टर के, इनका एवरेज निकाल के हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। थर्मल वेलोसिटी होती है कंडक्टर के पास, थर्मल वेलोसिटी इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे थर्मल वेलोसिटी होती है। थर्मल वेलोसिटी का एक ऑर्डर ध्यान रख लेना, 10⁵ मीटर पर सेकेंड थर्मल वेलोसिटी होती है, जो कि रैंडम मोशन की वजह से आती है, रैंडम मोशन की वजह से। और एक हमने देखा था रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा और ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है और इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये फर्दर ऑल इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड कर सकता है। तो ऐसे कंटिन्यूस कोलिजन चलता रहता है कंडक्टर के अंदर। तो दो कोलिजन के बीच का जो सक्सेसिव टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो दो कोलिजन के बीच का टाइम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हमने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम हो जाना चाहिए, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, यानी कि टाउ कम हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ डिक्रीज हो जाता है। तो हम ये चीज याद रखेंगे कि टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने पॉइंट पढ़ा था मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी को हम ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू वी अपॉन ई। इसकी यूनिट क्या होगी, वी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, है ना। तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट है मोबिलिटी की। वो वाला रिलेशन है ना अपना I इज इक्वल्स टू NEAVD, उसका डेरिवेशन करा रही हूँ वापस से, छोटा सा डेरिवेशन है। ये मैंने मान लिया कंडक्टर है, ठीक है। इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस कंडक्टर में होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया A, लेंथ मान ली L, नंबर डेंसिटी यानी कि N, स्मॉल n क्या होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
वो तो मैग्नेटिज्म में होता है। ये n है नंबर डेंसिटी की, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इस v को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, यानी कि a इंटू एल लिख सकते हैं। अब इस a इंटू एल को मैं उधर ले जाऊं तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू NaL आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें बताया स्पीड का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, L के इक्वल अपॉन टाइम t, ठीक है। इस t को मैं निकाल रही हूँ, टाइम को उधर भेज देंगे, L एज इट इज, Vd को नीचे भेज देंगे, ठीक है। और करंट का फॉर्मूला पता है हमें, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, और Q को हम लिख सकते हैं N इंटू E, है ना, अपॉन कैपिटल T। इस N को मैं इधर से पुट कर रही हूँ, NaL, और इस t को मैं इधर से पुट कर रही हूँ, L इज इक्वल्स टू, हाँ EB, L इज इक्वल्स टू Vd, ठीक है। N को पुट कर दिया और ये E था और ये, ठीक है। इस Vd को ऊपर भेज देंगे तो N, इस L से L काट दो, NeAVd, तो करंट इज इक्वल्स टू NeAVd। ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, रिलेशन बिटवीन करंट इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू E, हाँ Q, इधर इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह E, और कैपिटल E वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ सब कुछ, ठीक है। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, A वेक्टर इज इक्वल्स टू E वेक्टर। A वेक्टर को मैं लिख सकती हूँ, मास को नीचे ले आई, E वेक्टर अपॉन M, ठीक है। अच्छा, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज निकाल दो, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एवरेज, यानी कि Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे, कुछ एक इलेक्ट्रॉन होगा V1 वेक्टर स्पीड का, दूसरा V2 वेक्टर स्पीड का, तीसरा V3 वेक्टर स्पीड का, ऐसे इन सब की वेलोसिटी का सम करेंगे Vn वेक्टर तक का, अपॉन एवरेज, मतलब डिवाइड बाय नंबर, टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, तो डिवाइड बाय n कर दिया, ये एवरेज आएगा। अब इनकी हर एक की स्पीड कितनी होगी वो हम देख रहे हैं, तो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ, v वेक्टर, v1 वेक्टर फर्स्ट वाले के लिए इज इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t, ठीक है। u1 क्या होगी इसकी, जो इनिशियल स्पीड थी जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, यानी कि थर्मल स्पीड, तो u1 क्या है यहाँ पर, u1 क्या है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही u2 थर्मल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही v2 वेक्टर क्या होगा, u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर t, इसको t की जगह मैं लिख देती हूँ टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टाउ, इसको भी हम लिख देते हैं τ1, इसको τ2, ऐसे ही चलता जाएगा Vn वेक्टर तक इज इक्वल्स टू un वेक्टर प्लस a वेक्टर τn तक, ठीक है। ऐसे इन सबको हम क्या कर सकते हैं, v1 वेक्टर की जगह में u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ1, इस v1 की जगह ये पुट कर दूंगी, v2 की जगह ये, vn की जगह ये पुट कर दूंगी, तो vd इज इक्वल्स टू आ जाएगा, v1 वेक्टर की जगह ये वाला पुट कर रहे हैं, u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ1 प्लस v2 की जगह ये पुट कर रहे हैं, u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ2 प्लस इसकी जगह मैं ये पुट कर रही हूँ un प्लस un वेक्टर प्लस a वेक्टर τn, ठीक है, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ टर्म्स, vd एज इट इज। अब मैं क्या कर रही हूँ, u1 प्लस u2 प्लस un तक इनको अलग कर रही हूँ, मतलब u1 वाले टर्म्स को u वाले टर्म्स को अलग कर रही हूँ, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस un वेक्टर तक इनका सम अलग कर दिया और n को भी इनके साथ अलग कर दिया, ठीक है। प्लस अब क्या बच गया, a वेक्टर τ1, a वेक्टर τ2, a वेक्टर τn तक, ठीक है। अब इन सब में से a कॉमन निकल जाएगा, तो a वेक्टर मैंने कॉमन निकाल दिया और τ1 प्लस τ2 प्लस τn तक, ये हमारे पास बच जाएगा अपॉन n। अगर हम थर्मल वेलोसिटी की बात करें तो ये रैंडम मोशन की वजह से होगी, तो थर्मल वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये तो हमने पढ़ रखा है कि रैंडम मोशन की वजह से एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो आती है, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो vd इज इक्वल्स टू जीरो प्लस a, ये क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है,
और n से डिवाइड कर दिया तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तो मैं यहाँ पर लेट कर रही हूँ कि टाउ बी द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सारे रिलैक्सेशन टाइम को प्लस करके n से डिवाइड कर दिया, मतलब एवरेज है, तो टाउ इज इक्वल्स टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं इस पूरी टर्म की जगह लिख रही हूँ टाउ, ए वैक्टर और वी डी वैक्टर। तो वी डी वैक्टर मेरे पास आ गया ए वैक्टर टाउ, और ए की वैल्यू हम निकाल चुके थे, इसको मैं इसमें पुट कर रही हूँ। तो वी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई वैक्टर अपॉन एम इंटू टाउ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और रिलेशन हमें पता है, ई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट वी अपॉन एल, है ना, वी अपॉन एल। V और ये L इसकी लेंथ है, इस कंडक्टर की लेंथ है L, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं लिख रही हूँ वी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू ई वी वैक्टर अपॉन L m टाउ, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमने वायर का लेंथ इंक्रीज कर दिया, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज। अब इसमें भी दो कंडीशन है, एक तो मैंने लेंथ का वायर कैसे इंक्रीज किया, ये लेंथ है, इसके सामने एक और मार्कर लगा दिया, लेंथ इंक्रीज हो गई, है ना। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, मैंने इस मार्कर को खींच दिया, तो जब हम मार्कर को खींचेंगे तो इसका एरिया कम नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगा ना एरिया। तो दो कंडीशन आएंगे कि लेंथ इज इंक्रीज्ड कीपिंग एरिया कांस्टेंट, कीपिंग एरिया कांस्टेंट। तो जब हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं एरिया को कांस्टेंट रख के, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो मतलब अगर 2 टाइम्स करती लेंथ तो रेजिस्टेंस भी 2R हो जाएगा। पर अगर लेंथ इज इंक्रीज्ड, मतलब ये क्वेश्चन में कैसे आता है, ऐसे लिख देंगे स्ट्रेचिंग, बाय स्ट्रेचिंग, तो क्या होगा, एरिया भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाय A होता है, तो R इज इक्वल्स टू रो, लेंथ डबल कर दी पर एरिया को तो हाफ कर दिया ना, इसका हाफ कर दिया तो 2 ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो कि R डैश यानी कि न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R, यानी कि अगर 2 टाइम्स इंक्रीज किया है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 टाइम्स इंक्रीज किया है तो 3 का स्क्वायर 9, तो इस तरह से इंक्रीज होता है ना। आंसर की में भी ये फॉर्मूला मेंशन रहता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ है ये सेमीकंडक्टर का, इस तरह से और फिर ऐसे देखो, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो दिस इज द रीजन वेयर ओम्स लॉ इज फॉलोड, ओम्स लॉ ओबेस। तो यहां से यहां तक के रीजन में ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। और यहां पर देखो, यहां पे इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखेंगे, एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर थीटा लेस देन 90 है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, हाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। और अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज। इसी को हम पॉजिटिव रेजिस्टेंस और इसी को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कि दो चीजें बताओ, एक तो वो पोर्शन जहां पर ओम्स लॉ ओबे हो रहा है, तो यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन पोर्शन है, यहाँ पर ओम्स लॉ ओबे होगा। और दूसरा पूछा था नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इस पॉइंट पे हम देखेंगे। हम स्लोप कैसे देखते हैं, जिस पॉइंट में हमें स्लोप देखना है वहां से एक्स एक्सिस से कट करती हुई एक लाइन बनाओ। ये थीटा को देखो, थीटा 90 से ज्यादा लग रहा है ना, 90 से ज्यादा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर इस पॉइंट पे हम देखना चाहें ना, तो इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो, ये वाला थीटा देखो 90 से छोटा लग रहा है ना, तो ये वाला रीजन है पॉजिटिव रेजिस्टेंस का। एक हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, मतलब R इज इक्वल्स टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ये भी एक फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब इसमें से अगर रेजिस्टिविटी ढूंढनी हो तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A होता है, तो L बाय A को छोड़ के जितना भी टर्म बचा है वो रेजिस्टिविटी हो गया, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टिविटी हो गई। एक दो फॉर्मूला हमने और देखे थे कि न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R0 इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, जहां पर एल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टी नॉट क्या है, इनिशियल या फिर रेफरेंस टेम्परेचर, और कैपिटल टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। आर फाइनल रेजिस्टेंस, आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस, एल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टी नॉट रेफरेंस या फिर इनिशियल टेम्परेचर, क्वेश्चन में रेफरेंस टेम्परेचर भी लिख देते हैं,
और कैपिटल टी फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, एक हमने एलॉय वाला ग्राफ देखा था। एलॉय के लिए इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर का, ठीक है, क्योंकि एलॉयस की रेजिस्टेंस वैसे ही इतनी ज़्यादा होती है कि टेम्परेचर से अफेक्ट ही नहीं होती, ठीक है, इसलिए हम रेजिस्टर्स को मतलब एलॉयस को यूज़ करते हैं मोस्टली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते एलॉयस। एलॉयस के एग्जाम्पल बताओ। नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन। अब सेमीकंडक्टर का ग्राफ देखो। सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, एक्ट्स एज इंसुलेटर। हाँ परफेक्ट वाला। हाँ, एक्ट्स एज इंसुलेटर। और रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह काम करते हैं, एक्ट्स एज कंडक्टर, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर में हम और डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, R वर्सेस T का, ठीक है, इस तरह से। और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज हो जाएगी। स्पेस इंक्रीज हो जाएगी तो कोलिजन कम होगा ना, कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसका भी डिक्रीजिंग ही बनेगा ग्राफ ऐसे। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ को ऐसे समझो कि ये बैटरी की पावर है, मैक्सिमम पोटेंशियल बिटवीन टू एंड्स ऑफ द बैटरी। मैक्सिमम पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल, ठीक है। और एक वर्ड आता है टर्मिनल पोटेंशियल, जिसको हम VT से डिनोट करते हैं। जब करंट ड्रोन होता है किसी सर्किट से, ये मान लो एक रेजिस्टर है, इसको मैंने किसी बैटरी से लगा दिया, ठीक है, ये कोई बैटरी है। इस बैटरी की जितनी पावर है यानी कि इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो है इसका ईएमएफ। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन कर दिया, ये मान लो स्विच था, की को मैंने क्लोज कर दिया, तो अब करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा और इस रेजिस्टर से जाएगा तब इसका पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। जैसे ही करंट फ्लो होगा इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो कम होगा, तो जो फाइनल पोटेंशियल बच जाएगा ना उसको VT बोलते हैं, ठीक है। जब करंट निकल रहा है, जब करंट इज ड्रॉन, तब जो पोटेंशियल बच गया तो टर्मिनल पोटेंशियल होता है कि पोटेंशियल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो जब सेल में से करंट जा रहा है तो सेल में से पोटेंशियल कम होगा, तो वो जो बचा हुआ पोटेंशियल अब बच गया उसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल व्हेन करंट इज ड्रॉन इन अ क्लोज्ड सर्किट। तो ईएमएफ क्या है, टोटल है, ठीक है। थोड़ा सा पोटेंशियल इस बैटरी में बचा होगा जब करंट ड्रॉन हो रहा था, थोड़ा पोटेंशियल कहाँ चला गया, इन वायर्स का जो खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस था उसमें चला गया। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये वायर भी तो किसी मटेरियल की बनी हुई है, इन वायर का खुद का रेजिस्टेंस भी होगा। तो दो जगह पर ईएमएफ गया है, एक तो जो टर्मिनल पोटेंशियल बच गया इस बैटरी के अंदर जो बच गया, एक तो वो है, और दूसरा इन वायर्स के अंदर से करंट ड्रॉ हो रहा है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें जा रहा है। तो ईएमएफ यानी कि E इज इक्वल्स टू V टर्मिनल पोटेंशियल प्लस जो वोल्टेज इन वायर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में गया यानी कि IR, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो E इज इक्वल्स टू V टर्मिनल प्लस IR, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ओपन सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो E इज इक्वल्स टू VT इन ओपन सर्किट, E इज इक्वल्स टू VT। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं भूल जाऊंगी ये ऐसे? दीदी हमने बहुत बदलते हुए लोग देखे हैं, हमने टीचर्स ऐसे ही देखे हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, कुछ और बोल देते हैं, बाद में कुछ और हो जाता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे ना तुम लोग मुझे कॉलेज के दोस्तों से शायद जज कर रहे हो नहीं कि जैसा मैं कॉलेज के दोस्तों को ट्रीट करती हूँ। डाउट लगता है कि क्यों ही लेके जाओगे। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। यार कब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सेल। सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ आयंस
ऑफ आयंस, ठीक है। सबसे पहले है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे, अब इसके अंदर सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ज्यादा आयंस होंगे तो ज्यादा कोलिजन होगा, तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट ना पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो कोलिजन कम होगा, कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब हमारा जो सेल होता है ना नॉर्मल सा, उसमें भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इलेक्ट्रोड के बीच का अगर सेपरेशन डिस्टेंस हम इंक्रीज करते हैं, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड अगर हम इंक्रीज करते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो बीच में बहुत सारे आयंस आएंगे, तो ज्यादा कोलिजन होगा ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और एक पॉइंट ध्यान रख लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कितने एरिया में इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड है। और एक पॉइंट आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तब शॉर्ट सर्किट होता है। अच्छा, आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू EMF है ना, EMF वोल्टेज, देखो I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू V मैक्सिमम अपॉन R मैक्सिमम, मतलब इस तरह से समझ लो I टोटल इज इक्वल्स टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि बैटरी की पावर है, और नीचे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो अगर शॉर्ट सर्किट का केस है तो R क्या हो जाएगा, 0, तो I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल r, ये फॉर्मूला बन जाए, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, ये एक रिलेशन है, ये भी ध्यान रख लेना। सेल्स इन सीरीज, अब मैंने बहुत सारे सेल्स, ये मान लो एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R है ना, ये मान लो E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, हाँ ऐसे, ऐसे सिमिलरली, अरे रुक जाओ, हाँ ऐसे ही EN RN, बाहर कोई एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस निकाल दिया मैंने, कैपिटल R, ठीक है। तो इसके लिए I मैक्सिमम मतलब इक्विवेलेंट, I इक्विवेलेंट, टोटल करंट कितना जाएगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF क्या होगा, E1 E2 ऐसे EN, तो EN n नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। अगर मैंने माना ये सारे इक्वल है तो n नंबर ऑफ E हो गए, ठीक है, E1 E2 E3 सब इक्वल है, अपॉन कैपिटल R, लोड रेजिस्टेंस तो एक ही है, प्लस ऐसे R बहुत सारे हैं तो n टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ठीक है। इसमें सारे सेम है ना, इनको R1 E1 की जगह सिर्फ E R ऐसे ही लिख दो, सेम है सारे, ठीक है। हाँ, इफ R इज वेरी 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 ग्रेटर देन एन R, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, मतलब हम R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पूरा टर्म नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एन ई अपॉन R आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन R। और if n small r is very greater than capital R, I is equals to, अगर ये बहुत ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे, n से n कट जाएगा, तो I E अपॉन R, ठीक है। अच्छा, ये देखो करंट मैक्सिमम है ना, n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैक्सिमम करंट की कंडीशन है इन सीरीज सर्किट, और ये मिनिमम करंट की कंडीशन है, ठीक है। when batteries या फिर cells are connected in series और when cells are connected in parallel, cells are connected in parallel, जैसे कि इस तरह का सर्किट मैंने बना दिया, ये सेल है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये एक और सेल है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ऐसे सो ऑन, बहुत सारे बैटरीज हैं, सेल है, इनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और इनको हमने किसी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया, ये EMF, ये R, ठीक है, कुछ m नंबर ऑफ सेल्स मैंने मान लिए होंगे इसमें। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल EMF तो E हो गया, E अपॉन कैपिटल R तो कैपिटल R ही है, प्लस R कितने होंगे, देखो सारे पैरेलल में है तो m से डिवाइड करेंगे, सीरीज में थे तो हम n से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पैरेलल में है तो m से डिवाइड करेंगे, m से LCM लोगे ना तुम, तो ये बन जाएगा RM
अपॉन आर प्लस आर, और इस m को मैं ऊपर भेज दूंगी me। तो ये फॉर्मूला होता है पैरेलल कंडीशन में, I इज इक्वल्स टू me अपॉन आर एम प्लस आर। और इसमें भी अगर हम कंडीशन लें, इफ आर एम इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू m से m कटा E अपॉन आर आएगा। इफ स्मॉल r इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर एम, तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू m e अपॉन आर आ जाएगा, स्मॉल आर है। हाँ, जहां जहां ये आते हैं ना m और n, ये मैक्सिमम कंडीशन होते हैं, मैक्सिमम करंट कंडीशन, और ये मिनिमम करंट कंडीशन, मिनिमम करंट। अच्छा, इन सब में तो हमने सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस लिया है। अगर अलग अलग हो, ये E1 हो, ये E2 हो, R1 हो, R2 हो, तो कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सीरीज, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एक दो बार आए हुए हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। E1 R2, देखो फर्स्ट वाले के साथ सेकंड वाला, सेकंड वाले के साथ फर्स्ट वाला, और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट जैसे हम नॉर्मली पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए निकालते हैं ना रेजिस्टेंस, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं और करके। अच्छा, किरचॉफ रूल, दो किरचॉफ रूल दिए थे हमने क्या दिए थे? किरचॉफ ने दिए थे हमने उसको आजमाया था। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है ना, जिसको करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ, या इसको लूप रूल भी बोलते हैं ना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, वेरी गुड, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर करंट रूल, टोटल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट एट अ जंक्शन। टोटल मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दूं, करंट इनकमिंग इज इक्वल्स टू करंट आउटगोइंग एट अ जंक्शन। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक जंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, इसमें देखो ये दो करंट है जो अंदर आ रहे हैं, I1 I2 I3 I4, ये जंक्शन है, पॉइंट है। इसमें देखो I1 और I2 अंदर आ रहे हैं, I1 प्लस I2 इनकमिंग करंट है, और I3 और I4 बाहर जा रहे हैं, तो I3 प्लस I4 के इक्वल होगा। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको KVL भी बोलते हैं अपन, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप रूल, इसके अकॉर्डिंग टोटल वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल्स टू 0। तो द सम ऑफ टोटल वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं ना क्वेश्चन है अपने बहुत सारे प्रीवियस ईयर में, उनमें से मैं एक एग्जांपल बता दूंगी। जो तुम्हें लूप वाला रूल्स वगैरह में दिक्कत आती है ना कि लूप को सॉल्व कैसे करें, तो बहुत क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, उससे करा दूंगी। और एक व्हीट स्टोन ब्रिज पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्हीट स्टोन ब्रिज। इन्होंने पूछा डिफाइन व्हीट स्टोन ब्रिज। अब अगर तुम्हें डेफिनेशन नहीं आती पर तुम्हें पूरा डायग्राम आता है तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। अगर ये डायग्राम भी बना के आ गए ना, इन्होंने क्वेश्चन पूछा डिफाइन व्हीट स्टोन ब्रिज और तुमने ये डायग्राम बना दिया, पूरे नंबर, एक नंबर नहीं घटेगा। ये आंसर की में लिखा हुआ है, ऐसा डायग्राम होता है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया PQRS, और ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस, बैटरी कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, इसका कुछ वोल्टेज पोटेंशियल V मान लिया, ABCD। यहाँ से कुछ करंट जा रहा होगा I, इधर I1 मान लो, इधर I2 मान लो, इधर से I3 मान लो, इधर से I4 मान लो। ठीक है,
व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, करंट गोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब IG इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट 0 होता है इन बैलेंस्ड कंडीशन। इन बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, इसका रेशियो देखो, ये पॉइंट दिख रहा है ना, जिस पॉइंट से ये वायर से कनेक्टेड है, इन दोनों के ऊपर नीचे वाले, P/S इज इक्वल्स टू Q/R। इन दोनों और इन दोनों का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बैलेंस्ड कंडीशन हो गई।